सभी श्रोताओं का नमस्कार। राष्ट्र राज्य संवाद श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर स्नेहल उल्मन, आज के संवाद का मॉडरेटर। आज हमारे खास अतिथि है श्री अवतार सिंह भसीन जी। भसीन जी 30 वर्ष की सेवा के बाद विदेश मंत्रालय के इतिहास विभाग प्रमुख के पद से निवृत्त हुए। आपने दक्षिण एशिया का अभ्यास किया है और कई किताबें प्रकाशित की है। भारत के दक्षिण एशियाई देश जैसे कि बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान के साथ संबंधों का अन्वेषण भी किया है और इन प्रकाशनों के द्वारा आपने सबके सामने प्रस्तुत किया है। आपके प्रकाशनों में से एक 5 खंडीय श्रृंखला जो कि भारत चीन संबंध 1947 से 2000 अत्यंत उल्लेखनीय है। हाल ही में आपके प्रकाशित हुए नेहरू, तिब्बत और चीन ये किताब भी भारत चीन संबंध और जो सीमा विवाद है उसका प्रशंसनीय अध्ययन करती है। भसीन जी पहले भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन उनका जो पहला संवाद था वो अंग्रेजी में हुआ था। हमारे कई दर्शक चाह रहे थे कि यह कार्यक्रम हिंदी में भी हो और इसीलिए आज का यह संवाद हमारी हिंदी में की जाने वाली पहली कोशिश है। आशा करते हैं कि आप सबको ये संवाद पसंद आएगा। भसीन जी आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे आपकी किताब नेहरू, तिब्बत और चीन के बारे में पूछना चाहूंगा। इस किताब में आपने जब भारत और चीन के संबंधों की बात की है, तब आपने भारत का नाम ना लेकर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जिक्र किया है। तो ऐसा करना आपने क्यों उचित समझा? पहले तो सर निहाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने ये मौका दिया कि मैं आपके सम्मुख कुछ शब्द कह सकूं, आपके द्वारा और लोगों को भी इस अपनी किताब के बारे में कुछ बचा सकूं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ये जो मेरी किताब है नेहरू, तिब्बत एंड चाइना, ये मैंने आपका सवाल बड़ा ठीक है कि नेहरू को क्यों लिखा, इंडिया क्यों नहीं लिखा। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया के प्रधानमंत्री ही नहीं थे, सिर्फ वो विदेश मंत्री भी थे और आजादी से पहले कांग्रेस के मुख्य अधिकार थे जो कि सब कुछ फॉरेन पॉलिसी के बारे में, विदेश पॉलिसी के बारे में तय करते थे। और इस किताब में आप देखेंगे कि जो कुछ भी हुआ वो प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से हुआ। उन्होंने बहुत ज्यादा काम खुद किया, डायरेक्ट किया और हर एक चीज में हिस्सा लेते रहे और हर तक के छोटी छोटी बातें भी उनसे पूछ के होती थी। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में भी यही एक था कि विदेश नीति के बारे में पंडित जी नोज द बेस्ट, यानी पंडित जी को ही सब कुछ मालूम है और वही सब ठीक जानते हैं और उनकी सलाह से ही जो कुछ किया जाए वो किया जाए। तो इसलिए ये जो भी नीति थी उस वक्त विदेश नीति, वो प्राइम मिनिस्टर की, श्री जवाहरलाल नेहरू की अपनी थी, उन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। और हमेशा आज देखेंगे जैसे आप आगे जाएंगे तो सारा कुछ उनके ही वजह से उनके होता था। वो सिर्फ पॉलिसी नहीं बनाते थे, एज फॉरेन मिनिस्टर एग्जीक्यूट भी करते थे। आजकल जो यहाँ के राजदूत हैं दिल्ली में, वो प्रधानमंत्री से बहुत ही कम मिलते हैं, बहुत ही, जब तक कि जरूरी और बहुत बड़ी बात ना हो जाए। नॉर्मली दे कीप कॉन्टैक्ट विद दी फॉरेन मिनिस्टर, मगर उस वक्त चूंकि वो खुद ही फॉरेन मिनिस्टर से, तो सारे राजदूत जो भी दिल्ली मेहमान आता था विदेश से वो उन्हीं से मिलता था। तो वो एक प्रमुख नीतिकार और नीति चलाने वाले आदमी थे। इसलिए मैंने उचित समझा कि ये किताब नेहरू से ही डील करती है और इसलिए नेहरू का नाम लिया जाए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। भारत तो एक नया ही गणराज्य था उस समय और जो जो सब लोगों के लिए ये नई चीजें थी। इतने बड़े चीज को देखना, तो एक लीडर, एक नेता की जरूरत होती है और वो जवाहरलाल नेहरू जी का उनका अच्छा नेतृत्व रहा था, इसलिए सब उनकी बात मानते थे।
लेकिन आपने सीमा सीमा के विषय पर भी काफी लिखा है इस किताब में। तो मेरा ऐसा मानना है कि मतलब सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि आप किसी से भी पूछे तो ऐसा माना जाता है कि भारत और तिब्बत के बीच ही भारत और तिब्बत के बीच ही ये सीमा रही थी। कभी चीन और भारत के बीच कोई सीमा नहीं थी। तो आप ये बता सकते हैं कि अ, चीन के साथ ये सीमा आने के बाद क्या विवाद कैसे उलझ गया? इस विषय पर आप हमें क्या बता सकते हैं? आप ये मुद्दा क्यों बना? भारत चीन सीमा विवाद ये मुद्दा क्यों बना? आप हमें क्या बता सकते हैं इसके बारे में? असलैल जी, ऐसी बात है कि शुरू से ही ये जो सीमा थी ये तिब्बत के साथ थी, ये ठीक बात है, क्योंकि तिब्बत एक सेपरेट एंटिटी था। इसलिए इंडिया तिब्बत ही कहलाता था और इंडिया तिब्बत ही बाउंड्री थी। जब 1950 में चाइना ने कब्जा कर लिया तिब्बत के ऊपर, उसको 17 पॉइंट एग्रीमेंट जो किया गया मई 1951 में, उसके बाद तिब्बत एक तरह से पूरा चीन का हिस्सा बन गया और इसलिए चीन ने ही अपनी डिफेंस फोर्स वहां लगा दी। जो तिब्बतन फोर्स थी हटानी पड़ी, सारी सीमा के ऊपर चाइनीज आर्मी आ गई। तो ये अब डिफेंस चूंकि चाइना के हाथ में आ गया, तो इसलिए इंडिया को चाइना से डील करना पड़ा। और चाइना ने तिब्बत को हर तरह से मना कर दिया था कि वो किसी भी फॉरेन पावर से, फॉरेन कंट्री से कोई संबंध नहीं रख सकते। वो एक डिपार्टमेंटल तौर पे, इंटरनल डिपार्टमेंट तौर पे काम करेंगे। उनके दफ्तर, उनका किसी दूसरे देश के लोगों से कोई वास्ता नहीं होगा। अगर हमारे दफ्तर के लोग, यानी जो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट था, वो किसी से बात करना चाहते थे तो पहले चीन के फॉरेन ब्यूरो था वहां पर, उससे अपॉइंटमेंट मांगते थे, वो इजाजत देते थे, तब वो जाके उस तिब्बतन लीडर से मिल सकते थे। तो इस तरह से चाइना आगे आ गया, चाइना का बॉर्डर हो गया और कंट्री भी चाइना हो गई। जब चाइना कंट्री हुई, चाइना का डिफेंस आ गया। अब आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने हमारे जो वहां पर दूतावास था या जो हमारे ट्रेड एजेंसी थी, उनमें परेशानी हुई। जब तिब्बतन चाइना से डील करने लगे, पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब से चाइना ने संभाला कार्य उनके फॉरेन ब्यूरो का, तब से हमारे जितने भी वहां पर ट्रेड एजेंसियां थी, उनको भी प्रॉब्लम होनी शुरू हुई। चाइना ने तरह तरह के अड़चन डाले काम करने में। तो ये सारे चीजें चाइना के साथ को बाद में बॉर्डर पे प्रॉब्लम हुई। जैसे जैसे आप सवाल पूछेंगे मैं आपको बताऊंगा। बट चाइना इससे आया कि तिब्बत एज ए सेपरेट एंटिटी चाइनीज ने खत्म कर दिया उसको कब्जा करने के बाद। जी सही है कि हमारे पहले सीमा पर भी आईटीबीपी पुलिस हुआ करती थी, जो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस बोलते हैं। तो हमारी जो सीमा थी वो बदल गई चीन के वहां आने के बाद। लेकिन इसके बारे में हम बाद में जरूर बात करेंगे। आपने 1951 का एक जिक्र किया, 1951 का जो समझौता था। तो वैसे ही एक शिमला सम्मेलन भी हुआ था। तो मुझे पूछना है कि नेहरू सिर्फ शिमला सम्मेलन और जो हमारी सीमा मैकमोहन लाइन के विषय पर ही ज्यादा चिंतित थे, या फिर जो पश्चिमी सीमा जो है, जो लद्दाख और गलवान की इन जगहों की जो सीमा है, इन विषय के बारे में भी उन्हें काफी चिंता थी? मतलब क्या उन्हें ये चिंता थी या नहीं थी? क्या ये सही है कि उन्हें कोई भी उनके उसके बारे में कोई चिंता नहीं थी? और चीन का इन सीमाओं के संबंध में क्या विचार रहा है? इन 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 सारी जगहों को हमने अनदेखा किया है और इसी का परिणाम आज का ये चीन और भारत के बीच का जो सीमा विवाद है, ये माना जा सकता है क्या? आप क्या हमें इस पे बताएंगे कुछ? जरूर। ऐसा कि जब 1954 में समझौता हुआ चाइना के साथ तिब्बत के ऊपर, उस वक्त माफ करना, आपने पूछा था शिमला के बारे में। शिमला एग्रीमेंट जो था या कन्वेंशन थी,
वो 1914 में हुई थी। उसमें हेनरी मैकमोहन, जो कि पहले फॉरेन सेक्रेटरी थे, वो उसके लीडर बने हमारी टीम, इंडिया की टीम के। और उन्होंने एक लाइन लगाई थी जिसको कि आज हम मैकमोहन लाइन से जानते हैं, रेड इंक में थी। और आर्टिकल 9 में उन्होंने कहा कि देखो, इस नक्शे में दो लाइनें हैं, एक है लाल और एक है नीली। नीली जो है वो तिब्बत और चाइना के बीच का जो बॉर्डर उसको दिखाती है। उसका चाइना का जो तिब्बतन बॉर्डर था उसे इनर तिब्बत कहते थे, और जो दलाई लामा वाला तिब्बत था उसको आउटर तिब्बत कहते थे। तो ये आउटर तिब्बत और इनर तिब्बत के बारे में वो नीली है। जो रेड लाइन है ये इंडिया और तिब्बत के बीच में है। तो ये तिब्बत का बॉर्डर और इंडिया का बॉर्डर आगे से होगा। वो एक नई लाइन थी जो उन्होंने हेनरी मैकमोहन ने लगाई और उसको अपना नाम भी लिया, और उसी दिन से ये लाइन मैकमोहन लाइन कहलाती है। उस लाइन लगाने से जो तुआंग था एरिया, तिब्बत का नाम उस एरिया का तुआंग था, जिससे हमने बाद में नीफा कहा और आजकल हम उसे अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। ये एरिया इंडिया में आ गया। अब इंडिया में तो आ गया लाइन लगाने से, मगर अंग्रेजों ने उसको काबू करने के लिए, उस पर अपना राज जमाने के लिए, अपना एडमिनिस्ट्रेशन लगाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। ये एरिया तुआंग का हालांकि नक्शे में इंडिया का हो गया, मगर कंट्रोल तिब्बत का ही रहा। और तिब्बत ही सारे टैक्सेस वसूल करती थी तिब्बतन गवर्नमेंट, और अपने पास रखती थी। ये नहीं कि ब्रिटिश को दे देते थे, अपने पास ही रखते थे। तो हर एक को यही पता था कि ये तिब्बती है, क्योंकि जब तक एडमिनिस्ट्रेशन चेंज ना हो, सिस्टम चेंज ना हो, किसी को क्या मालूम है कि कागज में क्या लिखा है। तो लोग इसको तिब्बतन ही एरिया मानते थे। समहाउ 1944 के अंदर, क्योंकि तिब्बतन को ये बड़ा बुरा लगा बाद में कि ये एरिया उनका चला गया, तो बाद में 1944 में 1944 में जो मिस्टर बासिल थे, बासिल गोल्ड, जो कि सिक्किम में पोलिटिकल ऑफिसर थे, वो लासा गए थे और उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑथराइज किया था कि आप जाके उनको बता दीजिए तिब्बतन को कि ये जो लाइन हमने लगाई थी मैकमोहन लाइन, इसको हम अमेंड कर देंगे और ये लाइन अब साउथ ऑफ जाएगी, जो कि पहली पोजीशन वो रिस्टोर हो जाएगी और ये एरिया तो वहां का आपको वापस मिल जाएगा। 1947 में जब अंग्रेजों का राज खत्म हुआ इंडिया में, उस दिन तक फॉर्मल अमेंडमेंट नक्शे की नहीं हुई थी, जो कन्वेंशन के मुताबिक 1914 की और उस नक्शे के मुताबिक जो 1914 में बना, उसमें ये इंडिया का पार्ट था। मगर 1947 में, हालांकि 44 में बता दिया था अंग्रेजों को कि हम अमेंड करेंगे, एक्चुअल अमेंडमेंट नहीं हुई थी। तो 1947 15 अगस्त को ऐसा अभी तिब्बत के पास ही था, हालांकि नक्शे में इंडिया में था। उस वक्त 1948 में जुलाई के महीने में इंडिया ने भी एक नोट दिया गवर्नमेंट ऑफ तिब्बत को कि हम इस नक्शे को अमेंड कर देंगे, कहा कि और तवांग एरिया में अमेंड कर देंगे, जिससे कैसा आपको वाकया ही मिल जाएगा जो ब्रिटिश ने कहा था। मगर समहाउ क्या हुआ कि 1948 के खत्म होने के बाद चाइना में रेवोल्यूशन चल रही थी और ये सबको डर हो गया कि ये रेवोल्यूशन जीतने वाली जो कम्युनिस्ट पार्टी है ये जीत जाएगी, क्योंकि ये बहुत कमजोर है कॉमिंटांग वाले। तो इंडिया को ये बड़ा भारी फिक्र हुआ, अगर ये साहब ने वापस कर दिया तिब्बत को और चाइना जो है वो तिब्बत को कब्जा कर लेगा, वो इसको सेपरेट नहीं रहने देगा, तो ये हिस्सा अगर चाइना के पास चला जाएगा आफ्टर चाइनीज ऑक्यूपेशन ऑफ तिब्बत, तो क्या होगा? तो जो चाइना का बॉर्डर है वो इंडिया के साउथ में आ जाएगा,
नीचे तक आ जाएगा और उससे सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लेन्स में आ जाएगा, नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स में आ जाएगा। तो वहां एरिया तो पहाड़ी इलाका था, तो उसके बिहार फुट हिल शुरू हो जाते थे, तो ये सिक्योरिटी थ्रेट पैदा हो गया है। इंडिया ने ये समझा, उचित समझा कि हालांकि हमने इनको ये प्रॉमिस तो किया हुआ है, मगर फॉर अवर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, दूर की सिक्योरिटी पर भूत थोड़ा माफ करना, मेरी हिंदी ज्यादा अच्छी नहीं है, ये अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी रिक्शा के लिए ये जरूरी है कि ये हिस्सा वापस ना दिया जाए। तो उस वक्त अप्रैल में, मार्च में रादर, मार्च 1948 1951 में, मार्च 1951 में हमने एक मिलिट्री डिटैचमेंट भेजी। हालांकि तिब्बतन ने प्रोटेस्ट किया, और हमने कहा नहीं, क्योंकि ये नक्शे में हमारा है और हम इसको नहीं जाने देंगे, आप इसको छोड़ दीजिए। तो हमने वहां पर 1951 में, हालांकि आज़ादी 1947 में, 1947 अगस्त से अप्रैल मार्च में हमने किया, और फॉर्मली तक ये हिस्सा 1951 तक तिब्बत के पास पर अपना एडमिनिस्ट्रेशन वहां लगा दिया, और इसका एरिया का नाम बदल के नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी रखा। तो ये एक तरह से इंडिया का भाग हो गया। अब मैकमोहन लाइन जो हो गई, ये एक बॉर्डर लाइन बन गई बिटवीन इंडिया एंड चाइना। पहले बट इंडिया एंड तिब्बत थी, अब ये इंडिया एंड चाइना के बीच की लाइन हो गई। तो ये तो इस लाइन की छोटी सी हिस्ट्री है, जिसके मुताबिक हम आज नीफा या अरुणाचल प्रदेश के ही वहां पर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है। और आपका दूसरा सवाल क्या था इसके बारे में? जो दूसरा सवाल था वो ये था कि क्या जो अभी जो पश्चिमी इलाका है, जो लद्दाख और गलवान, हाँ, ये सारे ठीक जगहों है। का अलग है, तो वो क्या उनके जहन में नहीं था कि यहाँ पर भी तकलीफें हो सकती है? हाँ, मैं समझ गया आपसे, शुक्रिया। देखिए, जब 1947 में इंडिया आजाद हुआ, जो नक्शे सर्वे ऑफ इंडिया के थे, वो सर्वे ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, और जो नक्शे सर्वे ऑफ इंडिया बनाता है बड़े अथेंटिक होते हैं, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी भी गड़बड़ नहीं कह नहीं सकती, ये हमारा नहीं है। और जो कोई पब्लिश करे, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट सर्वे ऑफ इंडिया और द अथेंटिक मैप ऑफ इंडिया वो बनाते हैं। उस मैप के अंदर जो 1947 में हमने इनहेरिट किए ब्रिटिश से, ये जो लद्दाख और अक्सा चीन का सीमा थी, वो अनडिफाइंड थी। यानी इसका कहां पर किसका राज शुरू होता है, किसका खत्म होता है, ये कुछ नहीं था, अनडिफाइंड एरिया था। अब ये हमें तो मालूम था अनडिफाइंड है, क्योंकि 1949 में जो कॉमिंटांग गवर्नमेंट थी, हालांकि रेवोल्यूशन में पीछे हट रहे थे, हार रहे थे, फिर भी कॉमिंटांग गवर्नमेंट ने हमारे एम्बेसडर से कहा, केपीएस मैनन जी से, कि साहब अब ये जो अनडिफाइंड एरिया है वेस्टर्न सेक्टर में, इसको डिफाइन करना चाहते हैं, इसको हम डीलिमिट करना चाहते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ने कहा, एम्बेसडर साहब उनको बोलिए कि इस वक्त सारी सिचुएशन बड़ी गड़बड़ में है, पता नहीं कल क्या होगा। तो इस पीरियड में, जबकि ये हालात ठीक नहीं है, स्टेबल नहीं है, ये जो अनडिफाइंड एरिया है, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसका मतलब था कि जब ये हालात सुधर जाएंगे तो फिर देख लेंगे। अब इमीडिएटली उसके बाद आपको याद आया कि अक्टूबर 1949 में चाइनीज रिपब्लिक, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना सेटअप हो गया, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ गई। अब इस वक्त बॉर्डर की को बात ही, तो गवर्नमेंट अपने आप को स्टैब्लिश कर रही थी। हम भी चुप थे कि ठीक है, जब कहेंगे तो देख लेंगे, बॉर्डर कब लगाना है, ठीक करना है या नहीं करना है। और चाइनीज ने कभी बॉर्डर के बारे में कोई बात ही नहीं करी। हमारे जितनी भी थी ये चिंता, वो सिर्फ ईस्टर्न बॉर्डर के बारे में ही थी,
क्योंकि ये लाइव एरिया था, या लोग रहते थे। उस एरिया में कोई पॉपुलेशन नहीं थी। वेस्टर्न थे, जो लद्दाख का एरिया था, चाइना के साथ अक्सर चेंज जैसे कहते हैं, वो बड़ा ही एक ऐसा एरिया है जिसमें कि रहायश आदमियों की बड़ी मुश्किल से होती है, नहीं हो सकती, ना कोई कुछ पैदा होता है। इवन जैसे नेहरू साहब ने कहा था कि वहां तो एक घास भी नहीं उगता। तो ऐसे इलाके में कोई पॉपुलेशन न होने की वजह से ज्यादा इसका कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया। मगर यहाँ पर चूंकि पॉपुलेटेड एरिया था और एडमिनिस्ट्रेशन का काम था, तो इसको एक नॉर्थ ईस्ट फ्रंट एजेंसी बना के आदमी लगाए गए, एडमिनिस्ट्रेशन किया गया, स्कूल खोले गए, जो कुछ भी किया गया। मगर उस वक्त कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, तो हम निश्चिंत थे। मगर ये हमें मालूम था कि ये बॉर्डर अनडिफाइंड है, जैसे कि हमको बताया कि 1949 में कहा गया था कि आप उससे कह दिए ये अनडिफाइंड बॉर्डर अब इस हालात में नहीं हो सकता। अब नक्शे में भी अनडिफाइंड था। 1954 में तिब्बत के ऊपर इंडिया चाइना डायलॉग हुआ। एक ब्रीफ बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इस डेलीगेशन के लिए जो जाके चाइना से बात करेगा तिब्बत के बारे में। उस ब्रीफ में बहुत सी चीजें थी। उसमें एक ये भी था, कुछ इलाके गिने गए थे, लिखे गए थे, जहां पर के थोड़ा विवाद है। उनमें ये एरिया अक्सर चेन भी विवादों में लिखा हुआ कि ये भी विवाद वाली जगह है। मगर ऑन दी होल हमने ये तय किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, प्राइम मिनिस्टर ने, कि अब जो टॉक होने जा रही है इसमें बॉर्डर का क्वेश्चन नहीं लाया जाएगा। क्योंकि उससे पहले 2 अगस्त 1952 में हमने एक नोट दिया था चाइनीज गवर्नमेंट को कि तिब्बत में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी एरिया सेटलमेंट के लिए चाहिए, वो 7 एरिया है। 7 एरिया कौन से हैं? 7 की लिस्ट दी गई। उस लिस्ट में कुछ तो विवाद जो थे वो उसके जो हमारी ट्रेड एजेंसी थी उनके फंक्शन पे थे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव के फंक्शन के लिए थे, और जो आना जाना है बिटवीन तिब्बत और इंडिया उसके बारे में थे। ऐसे हिस्से थे, और उसमें बॉर्डर का नाम नहीं था कि बॉर्डर भी सेटल करना है। जब ये ब्रीफ मैंने जिसका जिक्र, जब पंडित जी ने 1953 में 1 सितंबर 1953 को चौमन लाय को चिट्ठी लिखी कि भाई हमारा ये जो ऑफिस है तिब्बत के अंदर, इनमें काफी प्रॉब्लम हो रही है फंक्शन की, तो हम ये जो आपके साथ हमारे संबंध है पुराने, इनको हम रिन्यू करना चाहते हैं, इनको हम नए सिरे से आप और हम और आपके बीच में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। पहले तो अंग्रेजों ने किए थे, मगर अब हम आप मिलके करते हैं। और कौन से विवाद हैं? जो कि अब ये क्लियर चिट्ठी में लिखा गया था कि जो कि 2 अगस्त 1952 की चिट्ठी में हमने आपको बताए हैं, उन विवादों पे हम बात करना चाहते हैं। अब इसमें तो बॉर्डर का नाम नहीं था। फिर 19 जब चौवन लाई ने जवाब दिया कि हाँ हम तैयार हैं और जनवरी में हम बात कर सकते हैं, फिर पंडित जी ने उसका जो चिट्ठी आई थी उसको एक्नॉलेज किया और कहा शुक्रिया, बात होगी, और हम उम्मीद करते हैं कि जो 7 इश्यू 1952 के नोट में हमने दिए थे वो सेटल हो जाएंगे। और डेलीगेशन को कहा गया कि आपने कोई बात बॉर्डर्स के बारे में नहीं करनी है। जब 1 जनवरी 1954 को बीजिंग में बातचीत शुरू हुई, तो पहला जो सेशन था वो चौवन लाई के घर में हुआ। दोनों डेलीगेशन थे वहां, और चौवन लाई साहब ने अपनी भाषण में कहा, इनागुरल भाषण में, कि देखिए हम वो इशू सेटल करेंगे जो कि राइट फॉर सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन के लिए तैयार है। राइट फॉर सोल्यूशन, जो कि जिनका के सोल्यूशन हम कर सकते हैं, हल है, तैयार है सोल्यूशन के लिए।
और ये नहीं कहा क्या नहीं होगा क्या नहीं होगा, बस इतना ही कहा। और हमारे एम्बेसडर ने अपने भाषण में कहा, जो कि वो लीडर थे डेलीगेशन के, 2 आदमी दिल्ली से गए थे पर वो लीडर थे, कि हमें उम्मीद है कि सारे विवाद जो है हमारे इन बातों में खत्म हो जाएंगे। अब इन्होंने भी कोई जिक्र नहीं किया, सारे विवाद कहा। अब सारे विवाद कौन थे? जो पंडित जी ने अपने 30 सितंबर 1953 के नोट में ये रेफरिंग टू 2 अगस्त 1952 के नोट का। तो ऑब्वियसली बॉर्डर नहीं डिस्कस हो रहे थे। फिर इस दौरान में जब बात चल रही थी बीजिंग में, तो दिल्ली से एक टेलीग्राम गई एम्बेसडर के लिए कि जब आप बातचीत कर रहे हैं तो आप 3 पासेस वेस्टर्न सेक्टर में, यानी अक्साई चीन लद्दाख बॉर्डर में, उनको भी इसमें शामिल करना इस एग्रीमेंट। एम्बेसडर ने इमीडिएटली टेलीग्राम भेजी, तुरंत टेलीग्राम भेजी दिल्ली को कि भाई आपने तो ये हुक्म दिया है कि बॉर्डर डिस्कस नहीं करने, और हम जब 3 ये प्रोसेस जो हैं इनको कहेंगे बीच में लाने के लिए, तो बॉर्डर क्वेश्चन तो आ ही जाएगा, बॉर्डर क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब बताइए क्या करना है? आपने तो कहा था मत करना, तो आप क्लियर कर दीजिए, हम इसके बाद करें या ना करें। जब ये टेलीग्राम आई, दिल्ली गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट ने फौरन जवाब दिया दिल्ली से कि भाई छोड़ दीजिए, भूल जाइए, कोई जरूरत नहीं है इनके इंक्लूड करने की, फॉरगेट इट। तो नेचुरली एम्बेसडर ने एक बात नहीं करी, तो एग्रीमेंट साइन हो गया 1954 में। 29 अप्रैल 1954 को ये एग्रीमेंट साइन हो गया। बॉर्डर पे कोई बात नहीं। मगर पंडित जी ने कहा अपने भाषण में, जब दिल्ली में हुई, तो कहा कि हमें यकीन है कि हमारे सारे विवाद चीन तिब्बत के साथ बारे में जो भी थे सब हल हो गए हैं। अब उन्होंने सारे विवाद तो क्या दिया, और सारे विवाद अब क्या थे? वो तो 2 अगस्त वाले नोट के हिसाब से थे, और तो हमने कुछ कहा नहीं था। मगर इंप्रेशन दिया कि जो कुछ भी हमारे प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व हो गए, जो कि इतना ठीक नहीं था, क्योंकि एग्रीमेंट एक सर्टेन स्पेसिफाइड जो लिखे जाते हैं उन विवादों को हल करता है। हर एक नहीं, उसके बाद हर विवाद के लिए सेपरेट सेपरेट एग्रीमेंट होते हैं। तो ये कहना कोई उचित नहीं था कि जी हमारे सारे विवाद खत्म हो गए। खैर, ये उन्होंने कहा। अब जब ये एग्रीमेंट हो गया अप्रैल में, जो दिल्ली से 2 आदमी गए थे, एक टी.एन. कौल, एक डॉक्टर गोपालाचारी। डॉक्टर गोपालाचारी ने जो नोट दिया था अपनी विजिट का, बातचीत का, वो पंडित जी अपने साथ जब कुछ दिन छुट्टी मनाने के लिए मुशोबरा गए शिमला के पास, तो वहां साथ ले गए थे। वहां उन्होंने उसको पढ़ा और उसमें लिखा, एट द एंड उन्होंने अपना नोट डाला कि ये जो लद्दाख का बॉर्डर है अक्साई चीन के साथ, जो अनडिफाइंड है, ये गलत है। जितने पुराने नक्शे हैं उनको वापस ले लिया जाए और नए नक्शे बनाए जाएं, जिसमें कि ये अनडिफाइंड जो जगह है, लाइन है, इसकी जगह पे एक लाइन लगाई जाए जो कि हमारा बॉर्डर होगा हमेशा के लिए, और हम इस पे किसी से बात नहीं करेंगे। अब प्राइम मिनिस्टर की ऑर्डर थे, प्राइम मिनिस्टर का हुक्म था, नक्शा बन गया, पुराने नक्शे विड्रा जितने भी हो सकते थे जहां तक वही, और नए नक्शे बने। उसमें ये जो था बॉर्डर बजाय अनडिफाइंड के एक डिफाइंड लाइन लगाई, जिसमें कि अक्साई चीन इंडिया में आ गया। चाइनीज उस वक्त तो चुप रहे, कुछ नहीं बोले। जब मैप उन्होंने देखे तो होंगे जरूर, मगर रहे चुप। पर जब भी 1954 में जब चौवन आए, आपको याद है कि जून 1954 में
चौबे दिल्ली आए थे, पंडित जी ने बुलाया था और 2-3 दिन रहे थे और बड़ी अच्छी बात हुई और सड़कों पे लोगों ने उनका बड़ा स्वागत किया। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगे और ये एक आम हो गया, हिंदी चीनी भाई भाई हैं। और वो एग्री हो गया। मगर ये बात जो पंडित ने ऑर्डर दिया उचित नहीं था किसी तरह से भी। क्यों? अगर एक प्रधानमंत्री, पंडित नेहरू या कोई भी प्रधानमंत्री हो, 2 इंडियन स्टेट्स के बॉर्डर्स अपने कहने से ऑर्डर से नहीं चेंज कर सकता। आपको पार्लियामेंट जाना पड़ता है, एक सिस्टम बना हुआ है जिसके थ्रू होते हैं। मगर एक इंटरनेशनल बॉर्डर जो कि 2 इंडिपेंडेंट कंट्री के बीच में है, उसको आदमी अकेला एक कंट्री नहीं चेंज कर सकती। उसके लिए बहुत जरूरी है कि दूसरी कंट्री से जो उसकी साझेदार है उस बॉर्डर, उसको कंसल्ट करके, सलाह करके और आपस में डिस्कशन करके एक एग्रीड लाइन लगाई जाए जिसको कि हम भी स्वीकार करें और दूसरा भी स्वीकार करे और जिसमें कोई झगड़ा ना हो। क्योंकि पीसफुल बॉर्डर बहुत जरूरी होते हैं कंट्रीज के बीच में अमन और अमान के लिए और बेटर रिलेशंस के लिए। अगर बॉर्डर पे विवाद हो जाए तो झगड़ा ही झगड़ा है और झगड़े से बाकी रिलेशनशिप भी खराब हो जाता है। ये तो आप जानते ही हैं। और हम देखते हैं जो यहाँ पर कई दफा हमारी अपनी स्टेट्स में छोटे मोटे बॉर्डर पर झगड़े हो जाते हैं और उनके विवाद शुरू हो जाते हैं। तो ये तो एक इंटरनेशनल बॉर्डर था, इसको नहीं करना चाहिए था पर कर दिया। और उसके बाद ये भी कह दिया पंडित ने अपने नोट में कि साहब इसको हम किसी से बातचीत नहीं करेंगे, ये ही हमारा बॉर्डर रहेगा। हुक्म था, हो गया। और जब लाइन लगाई तो उन्होंने एक्साइज चेन को अपने कब्जे जो अनडिफाइंड था उसको हटा के कर दिया। मगर आप अगर देखें, मेरी किताब से देखेंगे, वैसे भी आप कोई भी किताब लेके देख लीजिए, जितना विवाद हो रहा था या जो कुछ भी हो रहा था या जितना फिक्र पंडित जी कर रहे थे, अंदर विवाद तो भी नहीं हो रहा था। मगर आपस की इंटरनल डिस्कशन में सिर्फ चाइना मैकमोहन लाइन के ऊपर ही ध्यान था हमारा। ये हमने किसी भी जगह पे ये नहीं आया कि भाई हमारा वो बॉर्डर भी, वेस्टर्न सेक्टर भी, पश्चिमी सेक्टर भी हमारा थोड़ा विवाद में हो सकता है क्योंकि वो अनडिफाइंड बॉर्डर है और फिर हमने लाइन लगा दी है तो वहां पर हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए इसके बारे में किसने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि चाइना भी चुप बैठा हुआ था, चाइना भी चुप बैठा हुआ था, वो भी मौका ढूंढते। चाइना की स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल थी। क्या थी कि पहले तिब्बत में जो इंडिया का असर रसूख है उसको खत्म करो, इनको यहां पर पहले बांध दो, फिर बॉर्डर की सारी बातें एक दफा करने से गड़बड़ हो जाती है, बारी बारी करें। जब 1954 में जून अप्रैल में ये एग्रीमेंट साइन हो गया, उसके बाद अब चाइना ने, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा था हमारे कि साहब हम किसी से बात नहीं करेंगे, यही हमारा बॉर्डर है, तो चौबे लाइन हालांकि जून में आया था, उसने कोई बात नहीं करी। जब भी पंडित जी ने कुछ कहा हमारे बॉर्डर के बारे में तो उन्होंने कहा लिखे साहब हमारे जो नक्शे हैं ये बड़े पुराने नक्शे हैं कॉमेंटाइन टाइम के, अभी तक हमने इनका कोई सर्वे वगैरह नहीं किया है और इसको बाद में सेटल करेंगे, ये पुराने हैं और अभी हमें टाइम भी नहीं मिल रहा। मगर उन्होंने ये नहीं कहा जब भी हम इनको चेंज करेंगे आपके नक्शे के मुताबिक चेंज कर देंगे, उनका हम चेंज करेंगे सर्वे करके करेंगे। तो नेचुरली इससे बाद में 1958 में जाके विवाद शुरू हुआ और फिर चाइना ने भी कहा साहब आपने ये नक्शे चेंज किए, इससे हमारा इलाका जो था आप ले लिया। अब उन्होंने वो क्लेम अपना कर लिया, हमने बॉर्डर डिफाइन कर दिया। अब इसके जो नतीजे थे वो फिर सामने आने शुरू हुए बहुत देर से जाके। हालांकि वहां पर हमने विवाद कर दिया था, लगा दिया था, लाइन लगा दी थी, मगर उस पर कोई किसी किस्म का कब्जा नहीं किया, उस जगह पे कोई अपना झंडा भी नहीं गाड़ा, कोई चेक पोस्ट नहीं बनाया, कुछ नहीं किया, खाली छोड़ दिया जगह को। अब चाइना ने 1950 में जब ये तिब्बत पे हमला किया था तो वहां से उसी रास्ते से गए थे वो,
वो रास्ता चाइना को अक्साई चेन से तिब्बत से मिलाता है। जहां पर के बाद में उन्होंने अक्साई चेन हाईवे बनाया तिब्बत के लिए। और 1950 हमले के बाद जब उन्होंने तिब्बत पे कब्जा किया तो जितनी भी उसके बाद वहां अपनी आर्मी लगाई, उनको सामान बेचते थे, फौज जाती थी, असला जाता था, खाना पीना भी कुछ जाता था, वो सारा उसी रास्ते से जाता था। तो वो इस्तेमाल कर रहे थे उस रास्ते को। हालांकि नक्शा तो हमने बना दिया, मगर इस्तेमाल वो कर रहे थे। उन्हें वहां सड़कें बनाई और इतनी बड़ी सड़क बना दी कि वो 6-7 साल लगे। बाद में जब हमारे हाई एम्बेसडर ने, जो शायद फिर मिस्टर बैनर्जी थे, चौबे लाइट से कहा कि साहब आपने हमारे इलाके में बना ली है, सड़क बना ली, तो चौबे लाइट ने कहा हमें 6-7 साल लगे सड़क बनाने में, आप कहाँ थे अगर आपकी जगह थी वो? तो आप सो रहे थे, आपने कभी नहीं कहा हमसे। खैर, जब ये सड़क बन गई, में मालूम पड़ा, तो हमने एक टीम भेजी वहां पर चेक करने के लिए। पहले वो चेक करके आ गए और उन्होंने कहा हाँ सड़क बन गई है। अब हमने एक नोट दिया चाइना को सड़क के बारे में, जिसका क्या लिखा, इनफॉर्मल नोट। अब इनफॉर्मल नेट तो छोटी मोटी बातों के लिए होता है, मगर अगर एक कंट्री ने, एक देश ने, दूसरे देश ने, पड़ोसी देश ने आपके घर से सड़क बना ली है इतनी बड़ी, तो आप उसको इनफॉर्मल तो नहीं कह सकते ना। आपका नोट स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट होना चाहिए था। बजाय प्रोटेस्ट के आपने लिख दिया इनफॉर्मल नोट। इसका मतलब है कि आप इसको सीरियस नहीं ले रहे इस चीज को। और क्या कहा, एक तो आपने हमारी सड़क बनाई, दूसरा आपके जो आदमी वहां काम कर रहे थे, इंजीनियर, मजदूर, उन्होंने हमसे वीजा भी नहीं लिया वहां जाने का। और सबसे जो गलत बात हमने करी, क्या अब इसको माहिर में हिंदी में ठीक है गलत है, जो ठीक नहीं थी वो ये था कि हमने कहा साहब देख, हमारा एक जो पेट्रोल है, गश्ती दस्ता है, वो वहां पर उस एरिया में वो मिल नहीं रहा, वापस नहीं आया। तो अगर आपको मिले तो आप मेहरबानी करके उसको वापस कर दीजिए। अब एक तो हम क्लेम कर रहे हैं कि ये हमारी जगह है, और उनको कह रहे हैं कि हमारे आदमी ढूंढे, अगर हो मिले आपको तो वापस कर दीजिए। ये भी एक अजीब सी बात थी। आप अपने घर को में से दूसरों को कह रहे हैं ढूंढ के भेज दो। या तो आपका घर नहीं है, घर है तो आप अपने घर से क्यों दूसरों को कह रहे हैं ढूंढ के दे दो। खैर, चाइनीज ने जवाब दिया हाँ हमें मिले हैं आदमी आपके। वो अक्साई चीन रोड के ऊपर जिस पे जड़ा है वहां पर सर्वे कर रहे थे, और हमने उनको गिरफ्तार कर लिया है और हम उनको वापस कर लेंगे। जब हाँ, उन्होंने ये भी कहा चाइना ने कि आपने हमारी जगह के ऊपर। अब हमने जब जवाब दिया और एक बड़ी भारी गलती करी, ये कहा कि साहब ये क्या ये आपकी जगह है या हमारी जगह है, ये विवाद में है, इसका फैसला अभी होना है। दैट हमने फौरन मान लिया कि ये झगड़े वाली जगह है, विवाद वाली जगह है। इसका मतलब आपकी तो नहीं है ना, उनकी भी नहीं है, विवाद में है, दोनों में किसकी है, इसका फैसला भी होना है। तो आपने एक झगड़ा बना लिया अपने आप कह के। अब ये कहां तक ठीक था, इसके ऊपर मैं क्या टिप्पणी करूं। ठीक नहीं था ऑब्वियसली, कि आप अपना घर कह रहे हैं, अपने घर में प्रोटेस्ट करें किसी के आने का, और आप उनको कह रहे हैं कि आप हमारे घर में, ये भी फैसला होना है किसका किसका नहीं है। तो इन हालात में ये प्रॉब्लम शुरू हुई है। जी, ये जो अनडिफाइंड बॉर्डर जो था, जो सीमा थी जहाँ पे पहले कुछ नहीं था, और वहाँ पे एक नई प्रॉब्लम शुरू हो जाना, ये दोनों देशों के लिए तो बहुत ही, दोनों देशों के संबंधों के लिए तो बहुत ही बड़ी समस्या थी। आपने जिक्र किया था कि जो चीनी गणराज्य था उनके साथ नेहरू जी के संबंध काफी अच्छे थे। तो जब नया नया चीन नए चीन की स्थापना हुई,
माओ त्से-तुंग वहां पे माओ त्से-तुंग का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना आ गई थी। और उसके बाद जो नेहरू ने एक बात कही थी जो आपने अपनी किताब में भी लिखी है कि पुराना चीन अब मर चुका है और अब नए चीन के साथ हमें हाथ मिलाना चाहिए या फिर नए चीन के साथ हमें समझौता करना चाहिए। तो इस विषय पर आप क्या हमें थोड़ा बता सकते हैं? आ, आपको क्या लगता है कि ये जो नया चीन जो हुआ था उनके उनके साथ संबंध रखने में भारत को क्या चुनौतियां का सामना किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? पहली बात यह जो कॉमिंटिंग चाइना था उससे संबंध अच्छे भी थे शुरू में, क्योंकि वो भी दूसरे मुल्कों के विवाद में फंसे हुए थे। कई कंट्री ने उनकी जगह पे हड़प कर ली थी। कंसेशन कहते थे, जितना कोस्टल एरिया था वो किसी न किसी यूरोपियन कंट्री ने उनसे ले लिया, कंसेशन करके, एग्रीमेंट करके, और वहां पे अपना अपना राज कायम कर दिया। तो तकरीबन अंग्रेजों का था, फ्रांस का था, हॉलैंड का था, अमेरिकन का था, कई कंट्रीज का उनकी जमीन लेके, उनके इलाके लेके बड़े बड़े, और वहां पर अपने एडमिनिस्ट्रेशन लगा रखे थे, और चीन के हाथ में कुछ भी नहीं था। तो काफी उस वक्त वो भी मजलूम थे, वो भी जुल्म के शिकार थे, हम भी जुल्म के शिकार थे, कॉलोनियल रूल था, तो थोड़ा बहुत एक दूसरे से सिंपैथी थी। मगर 1945 की वर्ल्ड वॉर में चाइना ने एलाइज का साथ दिया था, क्योंकि जापान ने उन पर हमला कर रखा था, और जापान जो एक्सेस पावर था यूरोपियन पावर के साथ था। तो जो यूरोपियन पावर्स हिटलर से लड़ रही थी वो जापान के भी दुश्मन हो गए। तो वो जापान ने चीन पे हमला कर रखा था। अब चीन की मदद करते थे वो। अब जब चीन की मदद करते थे तो चीन एक एलाई बन गया, उनका अलाइड पावर्स का एलाई बन गया। और जब जीत गए 1945 में, ये एलाइड पावर्स जीत गई, तो चाइना ने भी अपने आप को विक्टोरियस पावर समझा, और उनका जो रवैया था इंडिया की तरफ जो वार से पहले था वो अब नहीं था, बदल चुका था। वो अब इंडिया को एक छोटा कंट्री समझते थे। ये अभी तो कॉलोनियल इलाके में है, ये तो कॉलोनी है इंग्लैंड की, हमने तो आज़ाद हो गए हैं, हमने इतना बड़ा जंग जीत लिया है। चाहे जिसने भी जीता, क्योंकि वो भी साथ थे, तो वो भी अपने आप को विक्टोरियस पावर कहते थे। तो वो भी एक बड़ा उनके ऊपर जो गवर्नमेंट सा आ गया, जिसका वर्णन जो मिस्टर पानीकर है, जो वहां पर हमारे एम्बेसडर थे नेशनल गवर्नमेंट के टाइम में, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि इनटू चाइना वाली किताब में लिखा है कि चाइना का जो रुजू था, चाइना का जो एटीट्यूड था, वो इंडिया की तरफ बदल गया था। वो इंडिया को एक छोटा सा मुल्क मानते थे कि ये तो अभी बेचारे अंग्रेजों के राज के अंदर हैं। तो ये उनका एक्सपीरियंस था, और ये उनका एक्सपीरियंस उन्होंने जो किताब में लिखा, ये एक्सपीरियंस वार के बाद की बात है, जब ये सेकंड टर्म एम्बेसडर बन गए, उस पीरियड की लिख रहे हैं। और जब 1947 में मार्च में नेहरू जी ने यहाँ पर कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद होगा, एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस, उस कॉन्फ्रेंस में हमारा काफी विवाद हुआ कॉमिंटांग गवर्नमेंट के साथ, नेशनल गवर्नमेंट के साथ। क्या विवाद था? एक तो वो चाहते थे कि ये जो तिब्बत है इसको बिल्कुल यहाँ इन्वाइट नहीं करना चाहिए था। पंडित जी ने इन्वाइट कर लिया था, और तिब्बतन आए भी, मगर चाइनीज बहुत नाराज थे, ये हमारा पार्ट है, आपने इनको कैसे कर लिया, ये तो इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है। उसके अलावा अब पंडित जी के ने जो एटीट्यूड था उस दिनों में, वो था कि हम एशिया कल्चर, एशियन कल्चर इंडियन कल्चर है, हम इस कल्चर के बड़े भारी हैं। और अगला जो एक उन्होंने प्रपोज किया था, एक एशियन कल्चर का एक सेंटर होना चाहिए, सेक्रेटरिएट टाइप होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए, और सेंटर उन्होंने भारत में बनाना चाहा था। चाइनीज का नहीं, अगर सेंटर बनेगा तो चाइना में बनेगा, चाइना इज द सेंट्रल पावर ऑफ एशिया, चाइना इज द कल्चर ऑफ एशिया। इस पर भी विवाद हुआ। तो कोई कॉन्फ्रेंस जो थी
बड़ी सक्सेसफुल नहीं थी, डिस्पाइट व्हाटएवर वी से। उन दिनों में जो भी लोगों का ख्याल था और अभी तक भी है, इट वाज नॉट ए वेरी सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस बिकॉज इंडिया लीडरशिप वाज चैलेंज्ड बाय गवर्नमेंट। तो अब आया जब वही, अच्छा चाइनीज ने भी हमारे एम्बेसडर का, देखिए साहब जहां तक तिब्बत का सवाल है, हमें ये वापस चाहिए, हमें इन्हें वापस लेना है, ये हमारा ऐसा है, हमारी कंट्री है, हमारा एरिया है, और आप जो भी डील करना है हमारे थ्रू कीजिएगा। फिर चाइना ने ये भी कहा, यानी कॉमेंटाइन चाइना भी था। एक उन दिनों में संधि की बात चल रही थी चाइना, कॉमेंटाइन चाइना और इंडिया के बीच में, जिसमें व्यापार और कई चीजें होंगी। तिब्बत ने, सॉरी कॉमेंटाइन चाइना ने कहा उस संधि में हम तिब्बत को भी शामिल करेंगे, यानी वो संधि में तिब्बत एज ए पार्ट ऑफ चाइना गिना जाएगा, सेपरेट नहीं गिना जा सकता। तो इस पर भी विवाद था। तो आहिस्ता आहिस्ता रिलेशन जो वार से पहले थे थोड़े बहुत अच्छे, एक दूसरे के सिंपैथी थी, वो खत्म हो गई थी। अब चाइना एक बड़ा देश बन के अपने आप को बड़े घमंड से बात कर रहा था। तो इसमें कोई, उन्होंने भी कोई रियायत नहीं दिखाई हमें, जब वो अपने आप को ताकतवर समझने लगे, एक आजाद देश, एक विक्टोरियस पावर समझने लगे, तो उन्होंने भी रवैया हमारी तरफ काफी चेंज हो चुका था। फिर भी जो भी था, अब नेचुरली जब कम्युनिस्ट चाइना आया तो उनको मालूम था कि इनका क्या एजेंडा है। जब ये रेवोल्यूशन कर रहे थे 10-12 साल से, तो क्या क्या इनकी डिमांडें थी, क्या क्या इनका एजेंडा था, क्या क्या इनके प्रोग्राम थे, क्या क्या करेंगे जब पावर में आएंगे। तो इसका थोड़ा बहुत एहसास था। मगर पंडित जी को ये ख्याल था कि हमारा जो, उन्होंने वेस्टर्न सेक्टर की तो बात ही कभी नहीं की। उन्होंने कहा ये जो चाइना तिब्बत से है लगा हुआ, अगर ये आ भी जाएंगे हमें से कोई डर नहीं है। क्यों डर नहीं है? कि यहाँ की जो टेरेन है, यहाँ का जो जियोग्राफिक माहौल है, वो इतना मुश्किल है कि यहाँ से हमला करना बड़ा मुश्किल है। स्नो बाउंड माउंटेन्स हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, रफ माउंटेन्स हैं, इनको क्रॉस करके आके हमको हमला करना है या खतरा होने की कोई बात नहीं है। हालांकि इन्हीं इलाकों से चाइना के ऊपर, तब तिब्बत के ऊपर हमले हो चुके थे। नेपाल ने किया, हम डोगरा, ये जो हमारा थे क्या नाम, 1904 में यंग हस्बैंड, इसने हमला किया, वहां जाके तिब्बत में गया इस रास्ते से। अगर हम जा सकते हैं तो वो आ भी सकते हैं, ये तो नहीं कि हम जा सकते हैं वो आ नहीं सकते। जाना ज्यादा मुश्किल है क्योंकि बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, इधर आना तो आसान है। तो बट ख्याल उनका यही था कि इधर से हमला नहीं हो सकता और हम सेफ हैं। फिर एक बात उन्होंने कही बाद में कि देखिए, अगर कोई लड़ाई होती है वर्ल्ड वार, बड़ी लड़ाई, उन दिनों में तो लड़ाई की बात आम हो जाती थी क्योंकि एक लड़ाई खत्म हुई थी, तो चाइना पे जो कब्जा होगा, जो हमला होगा या चाइना की जो वार होगी, वो उस साइड पे होगी जहां पर कि इनका सी कोस्ट है। तो वो यहाँ पर आने की सोच ही नहीं सकेंगे, वो तो सी कोस्ट एरिया में बिजी रहेंगे, तो हमें कोई खतरा नहीं है चाइना से। ये उनका एक ख्याल था, मगर ये ख्याल ठीक नहीं था, मगर ख्याल था और हम इसी ख्याल से खुश थे। और चाइना ने, जैसे मैंने वो कहा, अंटल 1954 उन्हें कोई किसी किस्म का झगड़ा करने की या बॉर्डर की बात करने की बात ही नहीं करी। मगर 1954 के बाद जब वो एग्रीमेंट हो गया तिब्बत का, तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने, कभी यहाँ उन्होंने इंक्रोचमेंट करी, कुछ महीने गुजर गए तो वहां कर दी, फिर कुछ महीने गुजर गए तो एक और जगह कर दी। तो ऐसे कभी कभी उन्होंने इंक्रोचमेंट शुरू कर दी। उनका ये ख्याल था कि जैसे हमने तिब्बत में इनको तंग किया, फिर इन्होंने ही कहा आइए एग्रीमेंट करें, हम छोड़ दें जो कुछ भी करना है, तो ऐसे ही हम इनको यहाँ तंग करेंगे, बॉर्डर्स पे करेंगे, तो ये कहेंगे आओ बॉर्डर डिस्कस करिए, और जिसका बॉर्डर डिस्कस किया जाए। मगर जब ये छोटे छोटे हमले एक एक जगह पे, स्कैटर्ड जगह पे होते थे, तो हमने समझा ये एक इंडिविजुअल मैटर है, छोटे छोटे सेपरेट मैटर्स हैं,
इसमें कोई डिजाइन नहीं नजर आया कि भाई ये इसका बड़ा भारी एक खतरा बन सकता है, एक बड़ा बॉर्डर क्वेश्चन बन सकता है। ऐसी कभी किसी के ध्यान में बात नहीं आई। मगर 1958 के बाद बल्कि आई विल, मैं थोड़ा आपको 1957 में, 1956 है मेरे ख्याल, 56 में हमारे एम्बेसडर इन अमेरिका ने एक चिट्ठी लिखी फॉरेन सेक्रेटरी को। उसने एक फॉरेन अफेयर रिपोर्ट है कॉन्फिडेंशियल, जिसको के छापता है इकोनॉमिस्ट ऑफ लंदन, और सिर्फ सब्सक्रिप्शन पे मिलती है, बाजार में नहीं मिलती। आप उसको सब्सक्राइब करना पड़ता है, आपको आती है, छोटी तो 5-6 पेज की होती है। उसके हवाले से उसने कहा कि साहब इसमें काफी खतरे की बात कही गई है कि चाइना जो है वो हमारे लिए खतरा बन सकता है और बनेगा, और हमारी काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, नहीं नहीं कोई परवाह मत करो, कोई ऐसी बात नहीं है, हमें मालूम है हमारे डिफरेंसेस हैं छोटे मोटे, वो चाइना और हम मिलकर तय कर लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो उसने बैचलर ने क्या कहना था, जब हेडक्वार्टर से कह रहा ठीक है तो ठीक होगा। मगर ऐसा कोई हमें नहीं लगा, दिल्ली को नहीं लगा, गवर्नमेंट को, कि खतरा बनने की संभावना है बड़ा सा। अब चाइना के जैसे मैंने कहा कि छोटे छोटे जगह पे इधर कभी उधर कभी उधर, बड़ा लंबा बॉर्डर आपको पता है, यहाँ किया तो 10-100 मील 200 मील उधर जा कर सकते हैं। 3500 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, आप कहीं पर भी कर लीजिए। तो करते रहे, और उसमें कोई पैटर्न हमें नजर नहीं आया इंडिया को। हम उसको लेते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, हम भी कर लेंगे। मगर 1958 में बात बढ़ती गई जब ये अटैक हुए, और फिर चाइना ने कहा कि साहब, पहले तो पंडित जी कह रहे थे कि हमारे नक्शे हैं, ये आपके नक्शे ठीक नहीं है, ये पुराने, चाइना कहता था पुराने नक्शे हैं। अब चाइना ने एक नक्शा छापा एक मैगजीन में, पिक्टोरियल चाइना, और छोटे स्केल का नक्शा छापा। उसमें अक्साई चिनवर आइडिया को चाइना में दिखाया। पंडित जी ने नोट लिखा, चिट्ठी भेजी समलाई को कि साहब आपने ये नक्शा है जो हमारा दिया है वो ठीक नहीं है, इसमें हमारे इलाके आ गए हैं, ये है। उनका देखिए साहब, मैंने कहा था कि हमारे जो ये बॉर्डर लाइन है, हमारे नक्शे पुराने हैं, हम इनको जरूर ठीक करेंगे, मगर हम पहले इन बॉर्डर का सर्वे करेंगे, सर्वे करके फिर आपसे बातचीत करेंगे, फिर हम इनको फाइनलाइज करेंगे, उसको लाइन लगाएंगे। पंडित जी ने कहा, भाई हमारा तो ये ख्याल था आप हमारे जैसे नक्शे वैसे नक्शे को आप बदल देंगे, आप नया सर्वे करके क्या लेंगे। चाइना तो नहीं मानने वाला था ना, ये बात भी ठीक नहीं। हर कंट्री अपने सर्वे करके दूसरे कंट्री जो उचित बात थी की उन्होंने। हम कहते हैं ये भी हमारा बात मान ले, जैसे हमारा है वैसे मान ले। अब ऐसे तो होता नहीं है, आपको पता ही है। तो वहां से विवाद अब बढ़ गया। हमें अब पता लगा ये बात इतनी छोटी नहीं है जितनी हम समझ रहे थे, ये तो बड़ी बात बन गई है। और अब फिर बॉर्डर क्लैशेस होने लगे। फिर पंडित जी ने कहा कि फॉरवर्ड पॉलिसी इस्तेमाल करो, आप आगे तक जो है जहां पहले कभी भी नहीं गए थे वहां भी पेट्रोल जाने शुरू हो जाए। जब ऐसे हुआ तो फिर झगड़े बढ़ने लगे, तो उनके ही पेट्रोल आते थे, अब उनके तो आते ही थे, यहां से भी जाने लगे, मगर तैयारी नहीं थी। कई दफा इस बात को दोहराया गया कि साहब हमें अपनी फौज को तक मजबूत बनाना चाहिए। हमारी फौज की क्या हालत थी, आपको पता है 1947 में जब बंटवारा हुआ तो फौजों को भी बांटा गया, तो फौज वैसे ही स्प्लिट हो गई। फिर हमारी फौज जो थी 1-1.5 साल कश्मीर में लगी रही, लड़ाई करती रही, तो वो भी थोड़ा उनको असर हुआ। उसके बाद 50,000 आदमियों को डीमोबिलाइज किया गया, छुट्टी कर दी गई, आर्मी बहुत थोड़ी रह गई, और उसके अलावा असला हथियार ये भी कुछ नहीं नए आए। तो जब कई दफा पंडित जी से कहा गया साहब ये डिफेंस, उनका नहीं, हमें पहले अपने आप को इकोनॉमिकली मजबूत करना है,
जब हम इकोनॉमिकली मजबूत हो जाएंगे तो फिर डिफेंस की बात करेंगे, मजबूत करने की। अब बात यह है कि आज एक मुल्क को दोनों तरफ ध्यान देना पड़ता है, अपनी सिक्योरिटी के लिए भी और डेवलपमेंट के लिए भी। पर उनको उनका नहीं, सिक्योरिटी इज मोर, डेफिनेटली सिक्योरिटी इज मोर, दिस सारी डेवलपमेंट मोर इम्पोर्टेंट, बट सिक्योरिटी इज इक्वली इम्पोर्टेंट। और उनको खतरा नजर नहीं आया चाइना से खतरा नजर नहीं आया, इसलिए उन्होंने और एक दफा यहां तक कह दिया पन्ना जी ने कि बजाय इसके कोई फौज को कर रहे हैं और कुछ लाए, हमें एनसीसी और टेरिटोरियल आर्मी को मजबूत करना चाहिए। अब ना तो एनसीसी लड़ाई करती है, ना टेरिटोरियल आर्मी लड़ाई फ्रंट पे जाती है, ये तो सिविल डिफेंस फोर्स है टेरिटोरियल आर्मी। और ये तो जो ये एनसीसी है, ये तो स्टूडेंट लेवल की चीज है, ये तो लड़ाई के थोड़े तैयार किए जाते हैं, इनको एक डिसिप्लिन देने के लिए किया जाता है कि भाई ये आदमी डिसिप्लिन सीखे जिंदगी में, शुरू करने से पहले एक डिसिप्लिन सीखे। एनसीसी किसके लिए है? और टेरिटोरियल आर्मी सिविल डिफेंस के लिए होती है। अब ये लड़ाई करने जाते नहीं है, इनको मजबूत करने से फौज तो मजबूत होगी नहीं। जी, तो आपने जो पहले बताया कि नेहरू जी ने पहले तो ये इलाके को अनदेखा किया और उसके बाद ये सीमा अपने से ही अपना फैसला लेके ही बना दी। और उसके बाद आपने अभी ये भी बोला कि जो फॉरवर्ड पॉलिसी है उनके इनकर्जन्स होने लगे, उनका घुसपैठ होने लग गया। तो आपको क्या लगता है, ये एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि क्या नेहरू जी के ही इस पॉलिसी की वजह से जो 1962 में हमारा चीन के साथ जो युद्ध हुआ था, तो क्या यही उसका कारण है? और अ, अ, क्या उसके बाद जो 1962 के वॉर के बाद चाइना ने अरुणाचल को क्यों छोड़ दिया? जब उन्होंने पहले ही कब्जा कर लिया था, तो उन्होंने क्यों छोड़ दिया चाइना ने अरुणाचल को? आप ये दो चीजों के बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? मैं पहले दूसरी चीज के बारे में बताता हूँ, फिर पहली पे आऊंगा। चाइना ने कई दफा कहा था प्रधानमंत्री से, 1960 की वार्ता आपको मालूम होगा। 1960 में एक बड़ी वार्ता हुई थी नेहरू और चाइना के बीच में, नेहरू और चौमेलाई के बीच में, जो कि 5 दिन चली और दोनों के बीच में टोटल 20 घंटे बात हुई। उसके बाद उस वार्ता में चौमेलाई ने कहा था, देखिए आप और हम लड़े नहीं, फैसला कर लेते हैं। देखिए ये जो इलाका है तिब्बत का, वेस्ट ईस्टर्न सेक्टर, जहाँ पर के मैक्मो लाइन है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन है, यू आर इन ऑक्यूपेशन ऑफ इट, तो हम आपको वहां से जाने के लिए नहीं कहते, आप इसको रखिए। मगर ये जो इलाका वेस्टर्न बॉर्डर का अक्साई चीन, यहाँ पर हमारे इंटरेस्ट हैं, आदमी नहीं है यहाँ कोई भी, मगर हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, हमें लिंक देता है तिब्बत के साथ, हमने वहां सड़क बनाई है, हम इसको कब्जे में, हमारे कब्जे में है, और आप इसको हम इसमें कब्जा कर चुके हैं, आपका कोई कब्जा नहीं है, आपका नक्शे में लाइन नहीं है, आपका इसमें कोई कब्जा नहीं। ये हमने कब्जा कर रखा है, वह आपने कब्जा कर रखा है, हम आपके कब्जे को नहीं मानते, आप हमारे को नहीं मानते, तो फैसला इसी से हो जाएगा, हम आपकी बात को मानते हैं, आप हमारी बात को मान लीजिए। आप वेस्टर्न सेक्टर जो है अक्साई चेन वाला, इसमें ये हमारा इलाका है, हमें जरूरत है, हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, कब्जे में हैं, आप इसको हमारे कब्जे में रहने दो, और आप वहां पर हैं, पहुंच चुके हैं, आपके कब्जे में, हालांकि हमें लीगली मंजूर नहीं है, पर फिर भी हम मंजूर करते हैं। तो उस वक्त उन्होंने कहा, अब 62 में लड़ाई के बाद चाइना ने जो तिब्बत का एरिया था इस तरफ ईस्टर्न सेक्टर में, नीफा जिसे हम कहते थे, वो सारा का सारा खाली कर दिया, हालांकि सारा ऑक्युपाई कर दिया था उन्होंने, क्योंकि उन्होंने 60 में पंडित से कहा था कि हम ये आपको देने के तैयार हैं, पूरे का पूरा वापस कर दिया और अपनी फौजें अटाली मैक्मो लाइन के ऊपर ले गई। इस तरफ उन्होंने एक इंच भी खाली नहीं किया वेस्टर्न सेक्टर में, क्यों? ये वो कहते ये हमारा इलाका है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। वेस्टर्न सेक्टर में, लद्दाख सेक्टर में
उन्होंने 1 इंच भी नहीं छोड़ा, उधर सारा छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया कि उन्होंने कहा था कि इस पे फैसला कर लो, और अभी अगर ये फैसला करते हैं, क्योंकि 1979 में जब वाजपेयी एज फॉरेन मिनिस्टर वेंट टू चाइना, उस वक्त भी उन्होंने कहा साहब आप ईस्टर्न सेक्टर आपके कब्जे में रखो, हमारे पास हमारे से कब्जे, हमें रहने दो और फैसला कर लो। अब वाजपेयी तो फॉरेन मिनिस्टर था, ही कुड नॉट कमिट हिमसेल्फ। उसके बाद आके रिपोर्ट दी, कैबिनेट मीटिंग हुई, और अगले साल कौन हुआ जो कि चाइना का फॉरेन मिनिस्टर, उसने आना था, बात आगे होती, मगर उससे पहले जुलाई में गवर्नमेंट गिर गई। और अगले साल फिर और कुछ झगड़ा हो गया, तो उस वक्त भी ये, और 1980 में एक हमारे पत्रकार गए थे डिफेंस के, उसको भी इंटरव्यू में चाइनीज ने कहा कि साहब आप इधर एक ही तरीका है फैसला करने का आपस में, कि आप हमारी बात मान लो, आपकी बात मान लेते। मगर जब हम नहीं माने तो 1985 के बाद, उसके बाद 80, 82, 83 में समवेयर दे चेंज देयर पोजीशन। अब वो कहते हैं ये भी है हमारा और ये भी हमारा। अब झगड़ा और बढ़ गया आगे से। जहां फैसला की उम्मीद थी, हो सकता था, अब वो नहीं हो सकता। अब वो तो कहते हैं लद्दाख एरिया तुम्हारा है ही है, और वो बैठेंगे वहां पर 60 साल से, वो तो आप 1 इंच भी नहीं आगे पीछे होने देंगे। वो लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ है? लाइन ऑफ कंट्रोल किसी नक्शे पे नहीं है। 1962 में जब सीज फायर हुई, तो चौवेलाई ने नेहरू से कहा साहब आप अपने आर्मी ऑफिसर भेजिए, हमारे आर्मी ऑफिसर से मिले और एक डीमिलिटराइज जोन लगा दी, ताकि हमारा आपस में बाद में विवाद ना हो कि सीज फायर लाइन कहां पर है। और वो ऑफिसर जो है वो जगह भी बताएंगे कहाँ कहाँ आपकी चेक पोस्ट होगी और कहाँ कहाँ हमारी चेक पोस्ट होगी, तो हमें एग्रीड पॉइंट पे चेक पोस्ट स्टैब्लिश करें। अगर ये मान लिया होता तो एक लाइन दोनों के मिलाप से लाइन लग जाती और एक झगड़े की जड़ ना होती। अब तो किसी को पता ही नहीं कि कहाँ रुका कहाँ नहीं रुका। हम सोचते हैं कि हम यहाँ थे, वो सोचते हैं हम यहाँ थे। यही है ना विवाद। किसी को कोई, आप किसी नक्शे पे, किसी कागज पे की लाइन तो है ही नहीं। हाँ, तो ये तो बात सही है कि हमारे पास काफी समय था, उन्होंने जो हमें बोला था कि अरुणाचल आप रख लीजिए और सचिन हमें दे दीजिए, लेकिन ये भी नहीं पता था कि क्या वो अपने दिए हुए शब्द से मुंह भी फेर सकते थे या नहीं फेरेंगे, कुछ पता नहीं था, क्योंकि 62 का तो युद्ध ऑलरेडी हो चुका था। लेकिन आगे अगर हम देखें, आपने पहले भी बोला था नहीं नहीं, कि जो 62 युद्ध, सॉरी सर आपको काट रहा हूँ, ये युद्ध से पहले की बात है, 60 की बात है। 1960 में जी जब बात हुई थी चौमलाई और नेहरू की, उस वक्त उसने कहा था। हाँ, बाद में पाई की और दूसरी वो बात की है। खैर माफ करना मैंने आपको टोका। नहीं नहीं, सर कोई बात नहीं। तो मेरा ये सवाल है कि आपने पहले भी बोला था, जो कोमिंतांग की जो गवर्नमेंट थी और जो नई चीन की गवर्नमेंट थी, दोनों ही इस बात पे टिके थे कि तिब्बत जो है उसका पूर्ण प्राधिकार उन चीन के पास है। तो बिल्कुल ठीक है। विशेषकर जो आप 14वें दलाई लामा के संबंध के बारे में आप देखेंगे, या फिर अगले दलाई लामा के उत्तराधिकार तय करने के बारे में, फैसले के बारे में हम देखेंगे, तो आपको क्या लगता है कि चीन का इस निर्णय में मतलब जो भी निर्णय हो वो अंतिम होगा, चीन का ही इसमें पूरा हक होगा निर्णय करने का, या फिर तिब्बती लोगों का भी इस निर्णय में कोई मान्यता है? सबसे पहले मैं लोगों ये क्लैरिफाई कर दूं कि दलाई लामा एक मरता दूसरा कैसे पैदा होता है। जब दलाई लामा मरता है एक, तो
कुछ यो हाथ किया, इधर किया, किस साइड पे किया, और उस वक्त जो बच्चा पैदा होता है उस साइड पे पार्टियां जाती हैं, पार्टी भेजते हैं, जाके पता करो कि इस एरिया में इस तरफ कौन कौन से बच्चे पैदा हुए हैं। मगर ये 1-2 साल के बाद होता है, इमीडिएटली नहीं होता। क्यों इमीडिएटली नहीं होता? कभी बच्चा को कुछ समझ ही नहीं जो पैदा हुआ है, 1-2 साल वाला फिर भी हाथ पैर मारता है। तो बच्चों के सामने कोई दलाई लामा की चीजें रख देते हैं, जैसे पेन है, घड़ी है, चश्मा है और छोटी मोटी चीजें। अगर वो सही चीज को हाथ लगा लेता है तो कहते हैं हाँ ये दलाई लामा है। और दलाई लामा जब बनता है तो वो 2 साल 3-4 साल का होता है। 18 साल तक उम्र तक, यानी 14-15 साल, वो एक बच्चा ही रहता है। और उसके लिए एक वो दूसरा आदमी जिसे कहते हैं उसका टीचर अपॉइंट किए जाते हैं जो उसको पढ़ाते हैं सब चीजें। और रीजेंट अपॉइंट होता है जो कि स्टेट का काम देखता है, यानी जितने भी इख्तियार, जितनी पावर दलाई लामा की है वो सारी की सारी उस रीजन के पास होती है। और रीजन के अलावा दूसरे तीसरे आदमी होते हैं जो उसको पढ़ाई कराते हैं और चीजें सिखाते हैं। अब दलाई लामा तो 18 साल की उम्र में बनता है। ये तो ट्रेडिशन है, आज तक, आज दिन तक यही हुआ। अब बात रही कि अब क्या होगा। आफ्टर ये दलाई लामा भी 87 ईयर के अगले महीने हो जाएंगे, मई जुलाई के अंदर ही विल बी 87। और ये तो है नहीं कि ये हमेशा रहेंगे, भगवान करे लंबी उम्र हो इनकी, मगर कभी ना कभी जाएंगे। अब सवाल पैदा होता है कि कैसे उस प्रोसीजर को कैसे कायम रखा जाएगा, क्योंकि आज दिन तक कोई धर्मा अपॉइंट नहीं किया गया किसी काउंसिल के द्वारा, और ना ही इनहेरिट हुआ। इनहेरिट है नहीं, तो उसका बच्चा ही कोई नहीं होता, शादी नहीं करता, दे नो इनहेरिटेंस ना। और वो किसी को अपॉइंट भी नहीं करता, ऐसा कोई आज दिन तक नहीं हुआ। तो अब क्या होगा, ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है। मुझे जो लगता है, जो तिब्बत इंडिया में है वो अपना किसी बच्चे को अगर वही सिस्टम फॉलो करते हैं तो अपॉइंट कर देंगे, तो ये बच्चा यहाँ मिल गया। ये जो हमारे यहाँ इंडियन है तो रिफ्यूजीज हैं जो, और उसको मान्यता दे देंगे। मान लो मान्यता दे दी उन्होंने, अब 2-3 साल का होगा, उसको 14-15 साल लगे 18 उम्र होने में। 15 साल में जितने रिफ्यूजीज हैं जो वहां से आए थे वो भी मर गए मोस्टली, कुछ बच्चे हैं वो भी चले जाएंगे। बच्चे जो हैं उनके वो पढ़ लिख रहे हैं, उनका जो मेंटल फ्रेमवर्क है वो तिब्बत वाला नहीं है, वो तिब्बत वाला नहीं है। और कोई कहा रहता है डिफरेंट सेटलमेंट ऑल ओवर इंडिया है तिब्बत की, कोई मध्य प्रदेश में भी है, केरल में, उसमें कर्नाटक में भी है, हिमाचल में भी है। तो एक यूनिफाइड ये कम्युनिटी नहीं है, फैली हुई है। अब कैसे करेंगे? एक दूसरी बात, अगर दलाई लामा किसी को अपॉइंट कर जाता है बड़े आदमी को, तो सवाल पैदा होगा लोगों के दिमाग में, ये तो सिस्टम था ही नहीं, ये कैसे हो गया, इन्होंने तो सिस्टम फॉलो ही नहीं किया, हमें पता नहीं है भी कि नहीं है। अब अगर है भी मान लो, तो उसमें वो गुण है सारे, उसने उसने स्टडी कर रखा है। अब स्टडी करने के 14-15-18-20 साल का है, अब स्टडी करने लगेगा तो कैसे उसकी वही हालात होंगे, वही नॉलेज होगी, वही अक्ल होगा जो दलाई लामा को होना चाहिए। नंबर 2, अब आया चाइना, जो तिब्बत चाइना में इस वक्त है, वहां की जो तिब्बतन्स हैं वो भी किसी को ढूंढ लेंगे बच्चे को वो भी किसी को अपॉइंट कर देंगे। चाइनीज तो फॉरन एक्सेप्ट कर लेंगे और डिक्लेयर कर देंगे ये ये है, क्योंकि 90% और 95% तिब्बत तो तिब्बत में है।
यहाँ तो एक फ्रैक्शन है, सिर्फ यहाँ तो एक फ्रैक्शन है ना। 90%, 95% तो वहां है, वो भी किसी को कर देंगे। तो वो अपना दलाई लामा उधर, चाइना विल डेफिनेटली मेक श्योर कि दिस इज डन बाय द चाइनीज, जो वहां के चाइनीज है वो वहां पर किसी को अपॉइंट कर देंगे दलाई लामा, अगर वो जरूर समझते हैं तो। अगर समझते हैं दलाई लामा जरूरत ही नहीं है, अब इनका दिमाग बदलना चाहिए, तो क्या करेंगे वो चाइना विल डिसाइड। तिब्बत कैन नॉट डिसाइड, यहाँ के तिब्बत अपना चलाएंगे। तो इसमें नॉट गोइंग टू बी इजी। जी, तो जैसे आप बोल रहे हैं कि दलाई लामा का आगे कहाँ पे उसका उत्तराधिकार तय किया जाएगा, शायद सबसे ज्यादा अधिकार शायद चीन ही उस पे जताएगा। हो सकता है तिब्बती लोगों को भी उनका हक मिल जाए, लेकिन ये तो बात थोड़ी मुश्किल है अभी बताना। अ, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, जो है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी ने लोगों को एक विश्वास दिलाया था कि हमारे चीनी जो है चीनी लोग हमारे भाई है। उन्होंने ये नारा मतलब बहुत भारत में बहुत चला था, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन क्या चीनी लोग भी यही विचार रखते थे? क्या चीनी लोग भी यही मानते थे? और आपको क्या लगता है कि भविष्य में जो हमारा तिब्बत तिब्बत का जो प्रश्न है, उसमें कोई समाधान मिल पाएगा हमें? इस विषय पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये ठीक है कि ये नारा हमारा था, हिंदी चीनी भाई भाई, जहां तक। और ये नारा किसने दिया? पंडित जी ने दिया, क्योंकि लोगों का कोई संबंध सीधा चाइनीज लोगों के साथ तो था नहीं। गवर्नमेंट ने तय किया और गवर्नमेंट ने ये नारा दिया, प्राइम मिनिस्टर ने नारा दिया, और लोगों ने कहा भाई बहुत अच्छा है, अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर ये कहता है तो ये भाई है हमारे, तो हम भाई मानते हैं। और भाई मान के लोग सड़कों पे, जब भी चौवन लाई आया 1954 में और फिर 1956 के एंड में, तो लाखों लोगों ने उनका स्वागत किया और हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए। मगर 1950 से ही, जहां तक चाइनीज गवर्नमेंट का सवाल है, कोई ऐसा नहीं था संकेत कि वो हमें भाई समझते हैं। वो तो एक मैटर, ये हमारी अप्रोच इमोशनल थी, उनकी अप्रोच मैटर ऑफ फैक्ट थी कि जो चीज है उसको उसी तरह से देखो, कोई ज्यादा तूल देने की, ज्यादा बढ़ाने की बात मत करो। अब देखिए, 1950 में जब चाइना ने तिब्बत पे कब्जा किया या अटैक किया, तो हमने कहा भाई आप उनको अटैक पर ये मत करो, आप उनको बातचीत से फैसला करो जो कुछ भी करना है। तो चाइना ने बड़े सख्त लैंग्वेज में हमारे एम्बेसडर से कहा कि देखिए, ये जो तिब्बत का मामला है, ये हमारा अंदरूनी मामला है, घरेलू मामला है। हम इसमें कोई भी आपकी इंटरफेरेंस नहीं मानते, नहीं आने देंगे, नहीं होने देंगे। अब ये नहीं कि पोलाइटली कहा भाई नहीं, हमें फैसला करना है। बड़े जोरों से कहा, बड़े कट लैंग्वेज से कहा कि ये आपका दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। उसके अलावा सिर्फ एम्बेसडर से नहीं कहा, अपने एम्बेसडर से कहा फॉरेन सेक्रेटरी को मिलो इंडियन को, उसको भी जाके बता दो। हो सकता है ये एम्बेसडर पूरी बात करे या ना करे। इसने भी आके दिल्ली में भी एम्बेसडर ने आके कहा चाइनीज फॉरेन, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी से कि देखिए ये हमारा अंदरूनी मामला है, हम इसमें कोई किसी किस्म की का हस्तक्षेप नहीं मानेंगे। अब लीजिए 91 में, अब 91 की शुरू की बात है, 90 ही कंटिन्यूड है। जब चाइनीज ने हमला किया तिब्बत पे, तो दलाई लामा इस चीज से बचने के लिए कोई चाइनीज के हाथ में ना आए, इंडिया से रिक्वेस्ट की गई कि अगर जरूरत पड़ी तो दलाई लामा को इंडिया आना पड़ेगा, क्या आप असाइलम देंगे? हमने इन्फॉर्म कर दिया उनको कि हाँ हम असाइलम देंगे, समझे। अब जब चाइनीज ने अटैक किया, उन्होंने हमारे एम्बेसडर को कहा देखिए, अगर आपने उसको असाइलम दिया
तो हमारे आपके रिश्ते डार्क क्लाउड्स, काले बादलों के नीचे आ जाएंगे। एक वार्निंग दी, ये नहीं कि भाई आप मत आइए, हमारा मामला है। अगर आपने दिया कट लैंग्वेज में कि आप किसी हालत में उसको नहीं आएंगे, अगर उसको आपने सालम दिया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये अब 92 में इंडिया ने सिक्योरिटी जनरल असेंबली में, यूएन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पेश किया। वो रेजोल्यूशन था जो चाइनीज प्रिजनर थे कोरियन वार में, उनको कहाँ जाना, कहाँ ले जाया जाएगा, उनकी रिपैट्रिएशन कैसे की जाए, उसके बारे में था। और हमारे पंडित जी का कहना था कि ये मामला, ये जो रेजोल्यूशन था, चाइना से कंसल्ट करके, बातचीत करके किया गया, मगर समहाउ उनको ये पसंद नहीं आया और उन्होंने कहा कि साहब ये जो रेजोल्यूशन है, बड़ा गुस्से से और बड़ी डिमीनिंग लैंग्वेज में कहा कि साहब ये जो रेजोल्यूशन है, नेहरू रेजोल्यूशन, ये इवल पेरेंट ऑफ ऑल इवल्स, सारी बुराइयों की जड़ है, सारे बुराइयों का बाप, माँ बाप है। नेहरू रेवोल्यूशन जो है सारी बुराइयों का माँ बाप है, नेहरू का माँ बाप है, यानी इतना बड़ा उन्होंने लिखा। और आप कहा कि आप कहते हैं हम दोस्त हैं आपके, आपकी दोस्ती में नजर कहीं नहीं आती। ये चाइना ने कहा और लिखत कहा, ये नहीं जुबानी कहा, नोट दिया। आप अपने आप को हमारा दोस्त कहते हैं, हमें तो आपकी दोस्ती की नजर नहीं आती। अब नेहरू ने बड़ा इसको समझा कि ये तो मेरी इज्जत पे हमला हो गया, मगर क्या करते, वो बताना नहीं चाहते थे लोगों को कि हमारे रिलेशन खराब है। वो तो यही देर से भाई है। ना बताने के लिए वो उन्होंने पूछा अम्बेसडर से अपने बीजिंग में, क्या चाइनीज इसको पब्लिसिटी दे रहे हैं? उसने कहा नहीं। तो पंडित ने कहा मैं भी इसको दबा दूंगा, मैं पब्लिसिटी नहीं दूंगा इस बात को। यानी एक इतनी बड़ी बात हो जाए और वो आप अपनी इज्जत को जेब में डाल लें, बेइज्जती को मान लें, और तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। ये तो मुल्क का, प्राइम मिनिस्टर कंट्री का होता है। प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती का मतलब होता है इंडिया की बेइज्जती। खैर, दिस इज हाउ इट हैपेंड। और फिर कहा अपने विदेश सचिव से कि जब तुम चाइनीज अम्बेसडर से मिलोगे तो उससे कहना कि भाई कोई ठीक लैंग्वेज इस्तेमाल करें हमारे लिए, ऐसे तो अच्छा नहीं लगता ना। मगर खास उनको नहीं कहना, आप उनको खास मत कहना मिलने के लिए। जब आप किसी और मामले में मिले तो बातचीत में करते करते ये भी एक कह देना, समझे ना। एक होता है भाई आप साथ मिलके कहोगे आपने ये क्यों किया, बुलाओ वेस्टर को। जब आपको वेस्टर को वैसे बुलाएं तो फिर आप उसे ये कह देना कि ये बात ठीक नहीं थी, अच्छी लैंग्वेज का। और फिर कहा एट द एंड, एक लिखत है, ये नहीं कि मैं जवानी कर रहा हूं, लिखत है कि मैं चाइना की दोस्ती को नहीं गंवाना चाहता, मैं चाइना की दोस्ती को नहीं गंवाना चाहता। यानी दोस्ती कहाँ थी, मगर उनके दिमाग में दोस्ती थी। अब 1954 का एग्रीमेंट देखो जब हुआ तिब्बत के ऊपर, अब यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। उस एग्रीमेंट में हम चाहते थे कि तिब्बत और लद्दाख, इनमें ट्रेडिशनल ट्रेड है, इनका ट्रेडिशनल आना जाना है, क्योंकि वो भी बुद्धिस्ट है, वो भी बुद्धिस्ट है। तो दो पासेस थी, रुआंग और रिपोंग, ये दोनों पासेस डायरेक्टली लिंक करती थी तिब्बत को लद्दाख से, जोड़ती थी। हम चाहते थे ये दो पासेस को इंक्लूड किया जाए। चाइनीज नहीं माने। क्यों नहीं माने? कहा ये इलाका लद्दाख का, जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और ये हिस्सा डिस्प्यूटेड है बट इंडिया एंड पाकिस्तान, इसलिए हम नहीं देंगे आपको ये पासेस का। नहीं, क्योंकि इससे होगा कि हम
पाकिस्तान नाराज हो जाए। यही बात हो सकती है ना कि हम नहीं देंगे 2 पासेस। जब अम्बेसडर ने दिल्ली को बताया तो उसने कहा नहीं नहीं, हमें तो जरूर इंक्लूड करना है, ये हमारी इंटेग्रिटी का सवाल है। तो चाइना ने, जब हमने फिर जाके चाइनीज से कहा नहीं साहब ये हमें इंक्लूड करने हैं, हमारे इंस्ट्रक्शंस है, तो चाइनीज ने कहा अगर आप जिद करेंगे तो हम आपकी ये जो डिस्कशन है इसको खत्म कर दें, आप घर जाइए, कोई जरूरत नहीं है इसकी। फिर हमने बताया डेलीगेशन ने, फिर उन्होंने कहा कुछ करिए, क्या क्यों वजह है, क्या है? अम्बेसडर ने एक बहाना लगाया कि शायद इनकी वहां पर मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, इसलिए नहीं याद देना चाहते। हालांकि चाइना ने क्लियरली कहा कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, हम नहीं देंगे। अब अम्बेसडर ने दिल्ली को बताया शायद इनकी वहां पर मिलिट्री इंस्टॉलेशन इसलिए नहीं देना चाहते, यानी ये उसकी डिस्कवरी थी। उन्होंने कभी नहीं कहा। और इस तरह से हमने ये जिद छोड़ दी कि 2 पासेस किया जाए। ये कोई फ्रेंडशिप होती है? भाईचारा तो बहुत दूर है। अब 1956 में आइए, 1956 में क्या हुआ? तिब्बत में रिवोल्ट शुरू हो गई। चौवे लाई जब 56 में आया था यहाँ पर 1956 के एंड में, यानी 30-31 दिसंबर को और 1 जनवरी को यही था वो। तो उस दौरान में उसने कहा कि साहब देखिए आपके यहाँ से तिब्बत की रिवोल्ट हो रही है, ये ब्लेम्ड इंडिया कि कालिम्पोंग में जो तिब्बतन बैठे हैं, ये दूसरे बैठे हुए लोग हैं, ये वहां करवा रहे हैं, आप इनको कंट्रोल कीजिए, हमारी प्रॉब्लम आप यहाँ से हो रही है। नेहरू का नहीं नहीं, उनका नहीं। और उसके बाद उसने नोट्स पे नोट्स भेजे इंडिया को ब्लेम करते हुए कि आप हमारी यहाँ ट्रबल करा रहे। तो दोस्ती का तो कुछ अमन निशान है। हाँ, एक ये बात थी कि जब 1954 में जून में चौवन लगाया था, तो उसके बाद अक्टूबर में पंडित जी गए थे वहां पर चाइना में, तो वहां उनका बड़ा भारी स्वागत हुआ, जैसे चाइना में चौवन लाई का हमने यहाँ किया था। वो एक जो उनकी विजिट थी उसमें उनका बहुत स्वागत हुआ, और वो ये की निशानी है कि वो दोस्त है हमारे, और कोई किसी किस्म की निशानी नहीं है। बल्कि अम्बेसडर ने, राघवन उस वक्त था अम्बेसडर, उसने 1954 में चिट्ठी लिखी थी दिल्ली कि साहब ये जो तिब्बत है, ये जो चाइनीज है, हमें कुछ समझते ही नहीं है, हमारी बात सुनते ही नहीं है, हमारे जो सारे इंडिया में जो खराब बातें होती हैं, हड़ताल होती है या कोई दंगा फसाद होता है, उसकी बात करते हैं यहाँ, ये तो हमारी इज्जत करते ही नहीं है। इट वॉज इग्नोर्ड। ये अम्बेसडर ने लिख के अपनी रिपोर्ट भेजी थी। तो वहां से तो कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी किस्म की उन्होंने चाइनीज ने दोस्ती की कोई निशानियां बताई दिखाई हो। जी। तो ये हो सकता है कि तभी तो उन्होंने कोई दोस्ती की कोई निशानियां जताई नहीं हो, लेकिन इस बार जो हमारे बीच की जो तनाव बढ़ते जा रहे हैं, तो आशा तो यही रहेगी कि वो तनाव दूर हो जाए, क्योंकि दोनों देशों के लिए ये फायदेमंद होगा। क्या ये मानना भी आप ये ऐसे मानते हैं, या हमें और कुछ तरीका अपनाना चाहिए? देखो, और दूसरा तरीका तो लड़ाई का है, और उससे तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। आप देखिए कि 60 साल हो गए हैं लड़ाई को, 62 में हुई थी ना, 62 के बाद अब 60 साल हो गए हैं कि ज्यादा 60 हुई है। 60 साल में चाइनीज आराम से बैठे हैं वहां पर। वो उन्होंने उस वक्त भी क्लेम की थी, आज भी क्लेम करते हैं। वहां से तो आपको 1 इंच भी नहीं देंगे वो, आप जो मर्जी कर दीजिए। आपको फैसला करना है कि आप इस इलाके को छोड़ सकते हैं, अपना क्लेम क्लेम छोड़ना है। आपके इलाके में तो है नहीं, आपके हाथ में तो है नहीं, कब्जा दूसरे का है। तो इसके लिए मेरा जो सुझाव है, और जो मैंने अपनी किताब में भी लिखा और मैंने कई जगह कहा भी ये डिस्कशन में, कि इसके लिए अगर कोई भी सरकार ऐसे ही आपस में फैसला करके दे देती है, एरिया वापस चाइना को कहते ठीक है हमने आपकी मान लिया, ये आपका है,
तो वो सरकार बड़ा मुश्किल से टिकेगी। इसके लिए जरूरी है हम अपने लोगों को ये बताएं कि साहब ये हमारा गलत स्टैंड था 60 में, 62 में जो लड़ाई हुई, अब इसी स्टैंड को हम मेंटेन कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इसके लिए हमें लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा और फिर जो भी फैसला होगा लोग मानेंगे। कैसे कन्विंस किया जाए उनको? जितने रिकॉर्ड्स हैं उस वक्त के, अब मैंने तो नेहरू पेपर के बेसिस पे लिखी है, वो भी ऑफिशियल है, सारे सीक्रेट टॉप सीक्रेट है, मत कुछ और हैं, इनके अलावा भी कुछ थोड़े से और हैं, थोड़े से, वो भी निकाल दो, वो भी पब्लिक डोमेन में आने चाहिए, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि ये स्टैंड जो था हमारा गलत था। और अगर फैसला होगा तो आपको ये मानना पड़ेगा कि वेस्टर्न सेक्टर में आपका कोई हाथ नहीं है, कोई आपका को कुछ नहीं मिलने वाला, आप इसको छोड़ दीजिए। और चाइना को भी, क्योंकि चाइना भी अब बहुत सालों से कह रहा है कि हमारा तिब्बत भी मार रहा है, उनको भी ये छोड़ना पड़ेगा कि नहीं, तिब्बत अब उनको जैसे उन्होंने 60 में ऑफर दी थी कि आप ये जो इलाका तवांग है या अरुणाचल प्रदेश है, ये आप रखिए और हम ये रखते हैं, ये की फैसला हो, इसी पे फैसला हो सकता है। मगर अगर चाइनीज इंसिस्ट करेंगे नहीं हम दोनों ही चाहिए, फिर फैसला नहीं होगा। और हम ये कहें कि नहीं हमें इनको ये छोड़ना होगा, ये तो है ही हमारा, और ये इनको छोड़ना होगा, तो वहां भी फैसला नहीं होगा। अब 60 साल हो गए हैं और 100 साल निकल जाएंगे। मगर आप देखिए, अगर ये बॉर्डर चाइना इंडिया का 3,500 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, ये पीसफुल होता तो हमारी कुछ चेक पोस्ट इधर होती, सारे इलाकों में 20-50 चेक पोस्ट होती, थोड़े से आदमी लगे होते। अब चूंकि ये विवाद का इलाका बन गया, 60 साल से हजारों आदमी हमारे लगे हुए हैं डिफेंस पे, और करोड़ों रुपए का खर्चा हो रहा है इनको मेंटेन करने में, और आर्मामेंट्स और चीजें, आर्मी का कितना बड़ा पैराफर्नेलिया होता है, एंड दो डिफिकल्ट कंडीशन में हजारों करोड़ों रुपए का खर्चा हो रहा है हर साल, जो कि हम कई चीजें और बना सकते थे, और ये होता जाएगा अगर हम इसको स्टार्ट और नहीं करेंगे। जी, सही बात बोली आपने। इसलिए हो ये हम कोशिश करेंगे कि ये भारत चीन के बीच जो भी तनाव है वो तो कम हो। लेकिन इस विषय पर तो और भी बहुत चर्चा हो सकती है। हम अगर चर्चा करते रहे तो ये बहुत ही लंबा खींचा जाएगा। तो आज के लिए हम यहीं तक चर्चा करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे इतने सारे सवाल पूछे। बहुत सारी चीजें हमें पता नहीं थी जो आपने हमें बताई, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों को आपने पूरा वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमें हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके चैनल का, कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके थ्रू लोगों को बता सकूं कि हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या उनका हल हो सकता है। वो हो सकता है अगर दूरंदेशी और फार साइटेडनेस इस्तेमाल की जाए तो। इसके लिए सब आपका धन्यवाद और आपके दर्शकों का धन्यवाद।